आज हम जो कोड डी है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो कोड डी देखते हैं। तो कोड डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। इसमें दो बातें। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा वो देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब डायपोल मोमेंट में पी में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एंगल है ना वो कितना हो, 0 डिग्री हो, तो उसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है माइनस पी इंटू ई इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो माइनस पी इंटू ई और ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 क्या होता है 1, यानी आप जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा माइनस पी इंटू। लेकिन आंसर ना पी की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें पी भी निकालना पड़ेगा। पी क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू में दोनों के बीच का डिस्टेंस जो एल दिया है। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू इंटू एल इंटू ई। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है फॉर ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है, ग्लास प्रिज्म एक, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ, यानी किस कलर के लिए जो मिनिमम डेविएशन एंगल है वो कम होगा। देखो जो डेल्टा है वो क्या होता है जो डेल्टा है वो होगा n-1 इंटू एंगल ए, या n क्या है, जो हमारा ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो जो डेल्टा है वो डायरेक्टली हो गया किसके, n के। तो इसका मतलब जो डेल्टा है वो क्या होगा, इन्वर्सली किसके हो जाएगा, वेवलेंथ के, ठीक है। तो जो डेल्टा है वो इन्वर्सली किसके हो जाएगा, वेवलेंथ के हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए जो डेल्टा है वो सबसे कम होगा। तो सबसे कम डेल्टा किसका होगा, रेड कलर के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके लिए जो डेल्टा है वो सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है फोटोन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यानी फोटोन की एनर्जी दी है, आर सक्सेसफुली इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहली बात तो क्या क्या दिया वो देखते हैं। तो वर्क फंक्शन दिया फाई नॉट, कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन द 2 केसेस, यानी काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है। देखिए पहले हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है डेट इज इक्वल टू एच न्यू और माइनस फाई नॉट, ये होती है। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें, इन फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 1, फर्स्ट केस में एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी कितनी आई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, ठीक है। सेकंड केस में, जो सेकंड केस होगा उसमें देखते हैं। तो सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी है अगेन इस बार 1 की जगह कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों का रेशो क्या होगा 0.5 और 1.5, कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा 1:3, ठीक है, 1:3 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है वो देखते हैं। कहते एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कैन सप्लाई ए मैक्सिमम करंट, ठीक है। यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे ये एक इलेक्ट्रिक सेल है और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का और इसे कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, कुछ ऐसे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है और ये क्या है इसका ईएमएफ है, यानी ई है। तो सबसे पहले तो करंट क्या होता है,
आई इज इक्वल टू ई ओम्स लॉ से, बाई में टोटल रेजिस्टेंस, दोनों कैसे कनेक्ट है सीरीज में, ठीक है ना, दोनों कैसे कनेक्ट है सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में कनेक्ट तो ये क्या होगा, ठीक है, तो एक मिनट, तो सीरीज में कनेक्ट है तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब कहते हैं करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम जब होगा जब ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, मिनिमम हो जाए। अगर आर जो है मिनिमम है, ठीक है, तो आर मिनिमम हो गया, जीरो हो गया, तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कम होगी तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, कैपिटल ई और डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो कब मैक्सिमम होगा, जब कैपिटल आर जो है यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब दो चीजें दी हैं, एक दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक दिया करंट डेंसिटी, दोनों का रेशियो क्या होगा। देखो एक पॉइंट होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, पता होगा आपको, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E है और J क्या है, करंट डेंसिटी है, तो इसका मतलब E इज डिवाइडेड बाय J इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, और सिग्मा यहाँ कंडक्टिविटी होती है, इसका मतलब 1 बाय रो, क्योंकि सिग्मा का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, रो होगा, यानी रेजिस्टिविटी होगा। तो इसका मतलब E और G का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, कि अबव क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है एक्चुअल में, जो क्यूरी टेम्परेचर है वो क्या है, जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाए पैरा में, कन्वर्ट इनटू पैरा, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म है ना वो टेम्परेचर के साथ साथ कम होती है, तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो पैरा में चेंज हो जाता है। तो देखो ये ऑप्शन कौन सा है, फेरो मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, यानी करेक्ट जो है वो क्या होगा, इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, आई डी, कई बार ये फॉर्मूला भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई और डिवाइडेड बाय डी टी। अब ये क्या है, ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना उसके चेंज होने का जो रेट है उससे हमारे क्या पैदा होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तभी तो क्या होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो प्रोड्यूस होता है। तो जो 7th है हमारा वो क्या होगा, इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है रेस्ट से, इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और जहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो इलेक्ट्रॉन है कैसा पाथ में मूव करेगा, ठीक है। देखो स्टेटमेंट में ना ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से मूव किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक के किस डायरेक्शन में है। तो हम एक पॉसिबिलिटी मान सकते हैं कि मान लो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, क्योंकि ये तो दिया है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की और ये डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, वी, ठीक है, हो सकता है इस तरफ भी हो, एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, मान लो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल होने से जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है QVB गुणा में साइन 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा और जो पार्टिकल है वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और वैसे भी सर्कुलर पाथ में कब जाता है पार्टिकल, जब मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब ही नहीं बनता, वो जब होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक है ना, उनके कारण मूवमेंट ही नहीं होगी। और हेलिकल पाथ जब होता है जब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा में मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही, तो जो मोर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ना, मोर
अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक, मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ये होगा, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है व्हेन टू न्यूक्लाई ए, यानी अगर जो मास नंबर है 10 से कम है, फ्यूज टुगेदर मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगा देखो। एक क्या होता है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जिसपे इस एक्सिस पे होता है मास नंबर और इस एक्सिस पे क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और कुछ इस तरह का रैंडम सा ग्राफ आता है ऐसे, यहाँ कुछ रैंडम सी चीज़ें आती हैं और फिर वो ग्राफ ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला रीजन है, ये रीजन कौन सा है, लोअर मास नंबर वाला, इसमें हाइड्रोजन वगैरह है, लोअर मास नंबर, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के हमें आइडिया लगता है कि जो लोअर मास नंबर वाले न्यूक्लाई है ना, तो वो जब एक दूसरे से फ्यूज करेंगी तो वो हायर बनाएंगी, थोड़ी हैवी बनाएंगी, और वो जो हैवी है वो इस रीजन में होंगी, ठीक है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, ग्राफ में देखो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ए है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एट इक्विलिब्रियम इन ए पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज, नेट करंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक पीएन जंक्शन डायोड में ना दो तरह के करंट होते हैं, एक को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, एक को बोलेंगे डिफ्यूजन करंट, और एक को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। एक है डिफ्यूजन करंट और एक क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है, ठीक है। और ये दोनों करंट है ना जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और इक्विलिब्रियम में ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए नेट करंट क्या होगा, जीरो। तो जो जीरो वाला है वो हमारा आंसर होगा, जीरो एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट। तो सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन टाइप सेमी कंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल लाइज। देखो पहले इसके लिए ना एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना होगा हमें एन टाइप सेमी कंडक्टर का। सबसे पहले नीचे क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा, ठीक है, नीचे क्या होगा, वैलेंस बैंड होगा, और ऊपर क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। अब इसके ना थोड़ा सा नीचे यहाँ एक नया लेवल बनता है जिसे बोलते हैं डोनर लेवल। इसमें ना वो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इम्प्योरिटी एटम के ऐड होने से आए हैं, ठीक है। यहाँ वो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से इसमें चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब जो डोनर लेवल है वो कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड से जरा सा नीचे होगा, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गोज लो के ऊपर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट है, चार्ज कितना दिया है इसने 1, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो ए है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है वो देखिए, कहते हैं इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेट ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू, देखो nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो क्या होती है, माइनस का 13.6 है और बाय में n स्क्वायर। इसका मतलब द एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन ढूंढेंगे तो कहाँ है, डी। तो डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अल्टरनेटिंग करंट से, इन एन एसी सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज एंड द फ्लोइंग करंट। देखो ये वोल्टेज है और ये जो हमारी करंट की इक्वेशन है, ठीक है। देखो इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे आप, तो यहाँ क्या साइन ओमेगा टी है और यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम इन 1 साइकिल इन द सर्किट, ठीक। तो जो एवरेज पावर है वो क्या होती है, ई आर एम एस गुणा आई आर एम एस, आर एम एस का मतलब जो आर एम एस वैल्यू है, और इंटू कोस फाइव, मतलब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है। अब बाकी वैल्यू हमारे पास है भी नहीं, लेकिन फाइव क्या है, 90 है, तो कोस 90 क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब एवरेज पावर क्या होगी, 0, ठीक है। तो 14 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एजर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपको पता होगा, कब ए होगा, कब बी होगा, कब सी होगा, कब डी होगा। इससे पहले हम 3 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए एजर्शन है क्या 15 क्वेश्चन का, कहते हैं डेंटिस्ट
यूजेज ए कनकेव मिरर, एक्चुअल में ये ना जो मिरर्स के यूज है उनसे क्वेश्चन है। ए डेंटिस्ट यूज ए कनकेव मिरर टू एग्जामाइन अ स्मॉल कैविटी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यूज़ करता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि जो इमेज है ना वो बड़ी दिखाई देती है और मैग्नीफाई होती है यानी, और वर्चुअल होती है। ए डेंटिस्ट यूज ए कनकेव मिरर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इट फॉर्म ए मैग्नीफाई इमेज, ठीक है ना, मैग्नीफाई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब दोनों चीज़ें क्या है, ट्रू है। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। इसका मतलब जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें ट्रू और ये जो है रीज़न है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 क्या कहते हैं देखते हैं। इन ए सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन किया गया। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, बिल्कुल ठीक है ना। सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो सबका चार्ज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, चार्ज सबका सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है। क्यों होता है? बिकॉज इन सच ए कम्बिनेशन द चार्ज कैन नॉट मूव ओनली अलोंग वन पाथ। ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब जो रीजन है वो एजर्शन को ट्रूली पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 क्वेश्चन यही है। कहता था बेंडिंग ऑफ एन इंसुलेटेड वायर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। बेंडिंग का रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह क्या है, फॉल्स है, नो इफेक्ट, ठीक है। जनरली बेंडिंग से, तो ये नहीं कहा ना लेंथ डबल हुई या क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि बेंडिंग कर दी तो नो इफेक्ट, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंट वायर डिक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर भी बेंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये भी क्या है, फॉल्स है, और दोनों फॉल्स हैं, जिसका मतलब आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, देखते हैं 18 क्या कहते हैं। तो 18 क्वेश्चन है लार्ज एंगल स्कैटरिंग, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स से, ऑफ अल्फा पार्टिकल लेड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब जब जो ये न्यूक्लियस लिया गया था, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई गई, तो उससे ये पता चला था कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, एटम है, एटम के अंदर एक ऐसा रीजन है बहुत ही हैवी है जो, और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उस रीजन को क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस नाम दिया गया था, ठीक है। तो लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द सेंट्रल कोर। देखो अब अल्फा पार्टिकल खुद क्या है, एक अच्छा खासा हैवी पार्टिकल है जिसका चार्ज पॉजिटिव है। अब कहता है वो लार्ज एंगल पे स्कैटर हो गया। अब एक हैवी पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज है उसे स्कैटर कौन करेगा, एक ऐसा पार्टिकल करेगा जिसके पास अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हो। इसका मतलब कि जो एटम का मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, न्यूक्लियस के ही अंदर है, और उसी के कारण जो अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और ये इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो आंसर इसका भी क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनकी, ठीक, सेक्शन नंबर जो डी है हमारा, ठीक है। देखिए तो दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन है, अब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ये ट्रांसफार्मर के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं। ट्रांसफार्मर पता है ना, तो ये ट्रांसफार्मर क्या है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल। देखो ट्रांसफार्मर किसके ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। प्राइमरी कोइलिंग होती है, सेकेंडरी कोइलिंग होती है, तो वो किसके ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। द क्वांटिटी डेट रिमेन अनचेंज इन ए ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर में करंट भी चेंज होता है और वोल्टेज भी चेंज होती है। तो ऑप्शन देखें, वोल्टेज चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, करंट भी होगा, नन ऑफ दिस, और फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की जो कोर है ना वो एक ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है जिसमें जो लॉस है वो कम से कम हो, और वो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन का जो लॉस है ना, हिस्टेरिसिस लॉस, एनर्जी लॉस, वो सबसे कम होता है, इसलिए इसी से जो है ट्रांसफार्मर की कोर जो बनाई जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर सारी वाइंडिंग की जाती है तारों की, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर, एक न्यूमेरिकल छोटा सा, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 140। इसका मतलब द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 140 यानी NP, एंड दैट इन द सेकेंडरी इज 280। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने हैं, 280 है, ठीक है। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 4 एम्पियर, प्राइमरी का जो करंट है वो कितना है, 4 एम्पियर है।
पूछा गया देन द करंट इन सेकेंडरी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाय में नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू द वोल्टेज इन सेकेंडरी बाय में द वोल्टेज इन प्राइमरी। आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात होती है, ठीक है। और आई पी बाय में आई एस, ये फॉर्मूला है। एन एस क्या है, 280 है, ठीक है। और एन पी क्या है, 140 है, ठीक है। एन पी क्या है, 140 है। और आई पी क्या है, 4 है। और आई एस हमें निकालना है, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया, 2 आ गया। और आई एस इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 2 जो है, यानी जो आई एस है वो कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। जो आई एस है वो क्या आ गया, 2 एम्पियर। तो जो बी है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में दिया जाता है, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड। देखो जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है ना, उसे लेमिनेट किया जाता है। और उसको लेमिनेट करने का कारण होता है एडी करंट के कारण जो लॉस होगा, एडी करंट पढ़ा होगा आपने, एडी करंट के कारण जो लॉस होगा उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। तो ए जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 32, ठीक। तो 32 क्वेश्चन है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जिसमें लाइट जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट आके एक सरफेस पे गिरती है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे एक सरफेस है, मेटल सरफेस है कोई, और यहाँ से एक लाइट आ रही है एक पर्टिकुलर एनर्जी की, आगे इस पर गिरेगी हमारे मेटल के सरफेस पे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बाहर निकला, हाफ mv² से। और वर्क फंक्शन कितना था, 5 नॉट था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो लाइट का पार्टिकल नेचर बताती है, कौन सी प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि इंटरफेरेंस क्या है, वेव नेचर से आती है। पोलराइजेशन क्या है, वो भी वेव नेचर से है। रिफ्रैक्शन क्या है, वो भी वेव नेचर से है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या बताता है कि जब एक पार्टिकल, यानी कौन एक पार्टिकल, फोटोन, ठीक है ना, कौन एक पार्टिकल, फोटोन। फोटोन एक पार्टिकल है और वो कोलाइड करता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना। दोनों का क्या होता है, कोलिजन। और कोलिजन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई, कोलिजन जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल नेचर कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोन इज इनकरेक्ट, ठीक है। फोटोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये ध्यान रखना, करेक्ट नहीं है। करेक्ट तो इसमें से मैक्सिमम मिलेगी। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होती है, बिल्कुल ठीक है। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल है, कोई चार्ज नहीं होता, ये भी ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज h, ये भी ठीक है। फोटोन एक्सर्ट नो प्रेशर, फोटोन तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल माना ना, पार्टिकल कहीं जाकर कोलाइड करेगा तो प्रेशर तो वो एक्सर्ट करेगा। तो ये इनकरेक्ट है। तो ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। बड़ा बेसिक क्वेश्चन और बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, HBSC में। ये द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का जो रेस्ट मास है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, इफ इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन। देखो वही बात है ना, फोटोन का जब एक पार्टिकल से कोलिजन होगा, सच एज फोटोन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटोन का इलेक्ट्रॉन का हुआ जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंजर्व, इसमें से क्या जो है वो कंजर्व नहीं रहता, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी बिल्कुल कंजर्व रहेगी, मोमेंटम वो भी कंजर्व रहेगी, ठीक है ना। कंजर्व नहीं रहता, ए और सी तो कंजर्व है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व नहीं रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व नहीं रहेंगे। तो डी, बी जो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसके और में जो क्वेश्चन दिया वो देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इन 6.62 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻12, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो जो एनर्जी है वो क्या होती है, एन, एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, और एच न्यू। यहाँ से अगर मुझे एन निकालना है तो क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय एच न्यू। ई कितना है, 6.62। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, इंटू 10⁻12, ठीक है। 6.62 से 6.62 कैंसिल हो जाएगा। और जो n की वैल्यू है सोल्व करने के बाद वो क्या आ जाएगी, 10⁻22 आ जाएगी। इतने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो इसका आंसर जो क्या होगा, 10⁻22 आ जाएगा, ठीक है। तो 10⁻22 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ना हमारे चारों जो कोड थे वो हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। अगर आपने पहले वाले कोड जो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें,
बाकी कुछ क्वेश्चन और हम कुछ पेपर हैं प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू।